वैसे नदी जो एक हिमालय से निकलती है और वैसे नदी जो प्रायद्वीप भारत से निकलती है, पठारों से निकलती है। याद कि हिमालय से नदी निकलने वाली जो होती है वो ग्लेशियर से होती है। आपको बताया जिसमें 3 प्रकार का प्रमुख होता है, जिसमें कि पहला था सिंधु नदी, दूसरा था गंगा नदी और तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी। पिछले क्लास में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी को देख चुके थे और आज देखेंगे गंगा नदी को। आपको बताया कि ये तीनों ऐसी नदी होती है जिसमें कि हर हमेशा धारा का क्या होता है, प्रवाह हर हमेशा तेज होता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। बात में इसके बाद हम लोग थर्ड क्लास मतलब कल के क्लास से पढ़ेंगे कि प्रायद्वीप भारत की कौन कौन सी नदी है। बात में इसमें जितनी सारी सहायक नदी को अगर देख रहे हैं ना, सबको डिटेल रूप से पढ़ेंगे, है ना। तो आराम से समझिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आज गंगा नदी के तंत्र के बारे में समझेंगे, क्योंकि कल हम लोग सिंधु और ब्रह्मपुत्र को समझ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको छोटी सी जानकारी नदी के बारे में दे देते हैं। याद कि गंगा नदी जो है ना भारत को प्रकार का जो है, आपको पता है कि पौराणिक कथा में ये कहा जाता है गंगा नदी जो है ना विष्णु भगवान के चरणों से निकली है। और याद क्या ये भगवान जो शिव जी है ना उसके जटाओं में जाके क्या है रखा हुआ है ना। इसलिए लेकिन ये तो पौराणिक कथा है, ये तो अलग बात है, लेकिन आपको कंपटीशन का तैयारी करना है। इसका मतलब क्या करना होगा, थोड़ा सा इस सब बातों पर ध्यान देना होगा। लेकिन याद कि गंगा को आजकल सीधा गंगा कहना बिल्कुल उचित नहीं होता है, इसलिए सरकार ने कह दिए है कि गंगा क्या है बिल्कुल मानव है, इसलिए क्या है भगवान को क्या करना है, गंगा जी लगाना है। इसलिए गंगा जी बोला जाता है, गंगा जी लगाया जाता है। उसके बाद याद किया गंगा को हर हमेशा पौराणिक कथा या धार्मिक कथा के अनुसार इसको हर हमेशा शुद्ध माना जाता है। शुद्ध इसीलिए माना जाता है, पहली बात याद कि शुद्ध किस लिए माना जाता है, दूर की बात है। पहले आपको बता देते हैं कि गंगा नदी में जो है ना बैक्टीरियोफेज करके नाम के विषाणु होते हैं, जो कि पानी को हर हमेशा स्वच्छ करके रखते हैं। अगर आप किसी पानी को अगर देख लीजिएगा, डब्बा में रखिएगा, डब्बा में खोल के रखिएगा, और बहुत बढ़िया से पता होगा कि 4 दिन 5 दिन या 6 दिन पानी जब रह जाता है ना तो पानी बिल्कुल खराब हो जाता है। लेकिन याद क्या बिल्कुल अगर आप जानते होंगे कि ये जो बाबा ये जो महादेव का जो मतलब देवघर का जो मूर्ति है वहाँ शिव जी का जो लगा हुआ है झारखंड में जो है, आपको पता ना कि वहाँ जब बहुत लोग पैदल जाते हैं ना तो एक एक बार कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो एक एक महीना के बाद पहुँचता है, समझे। अब समझ लीजिए कि डब्बा में वो गंगा जल बंद पड़ा हुआ है, फिर भी किसी प्रकार का जल में किसी प्रकार का दिक्कत है, स्वच्छ जैसा पहले था उसी प्रकार आज भी रहता है। उसी प्रकार याद के सरकार ने ये कहा कि बिल्कुल ये क्या है, बिल्कुल छोटी मोटी नदी नहीं है। अगर आप रामायण में देखें गंगा नदी को भागीरथी नदी का पुकारा भी गया है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि गंगा जी को कहना इसलिए उचित माना गया क्योंकि भारत सरकार ने इसको 2008 में राष्ट्र नदी घोषित कर दिया। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा नदी को राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया है, 2008 में किया गया। गंगा नदी में ना सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये होती है, जानते हैं इसमें जानते क्या, इसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है। भारत सरकार ने उस डॉल्फिन को क्या कर लिया 2009 ईस्वी में, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। याद कि राष्ट्र नदी घोषित किया 2008 में। उसी प्रकार डॉल्फिन जो जीव होता है ना, डॉल्फिन को भी एक राष्ट्र जीव माना, जो गंगा नदी में रहती है उसको भी एक राष्ट्र जीव मान लिया। इसका मतलब इस बात को अच्छे से जानकारी के लिए समझ में रख लीजिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर याद है। इसका मतलब गंगा नदी को राष्ट्र नदी 2008 में और डॉल्फिन को एक राष्ट्र पानी के जीव में जो में घोषित कर दिया गया इसको। अब हम लोग बात करते हैं कि गंगा नदी तंत्र के बारे में चलना स्टार्टिंग कहाँ से करता है। पहली बात यार गंगा नदी कैसे निकलती है, गंगा नदी का निर्माण होता है गंगा नदी के 2 संगम से होता है। आगे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि गंगा नदी जो ना सबसे पहले ये बहती है भारत में, भारत से फिर चल जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से फिर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसका मतलब संयुक्त रूप से भारत के साथ जो 2 नदी, भारत में जो 2 नदी जो गंगा नदी जो बह रही है ना, वो भारत के साथ साथ बांग्लादेश में बहती है। ये सिर्फ 2 देशों में ही प्रवाह होती है, इस बात को अच्छे से जानकारी के लिए याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर भारत में लिखा हुआ है तो भारत में वो कौन कौन सी ऐसे राज्य हैं जो कि मतलब कुल मिलाकर गंगा नदी वहां से बहती है। तो याद कि भारत में ये नदी क्या कर कुल मिलाकर भारत में ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी हम लोग नक्शा पे बाद में आएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा में मिलने वाले बाएं तरफ से और गंगा में मिलने वाले दाएं तरफ से, दोनों की सहायक नदी को पूछा जाता है क्वेश्चन को, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद रखिए तो सर देख लीजिएगा, भारत में ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन राज्य सर, तो सबसे पहले होता है उत्तराखंड, अभी समझेंगे हम लोग। उत्तराखंड के बाद होता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद अपना होता है बिहार, बिहार होता है बिहार। अब बिहार के बाद जो होता है झारखंड होता है। थोड़ा सा झारखंड में विवादित है, लेकिन याद है झारखंड भी थोड़ा सा टच करती है गंगा नदी को। साहेबगंज का एरिया सुने होंगे, वहीं से जाकर उसको टच करती है। अगला जो होता है ये होता है पश्चिम बंगाल। इसका मतलब
भारत के 5 राज्यों से होकर ये क्या गुजरती है, ये आराम से गुजरती है। इस बात को अच्छे से जानकारी के लिए याद रख लीजिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं अगर ये 5 जगह से गुजरती है तो 5 जगह आपके होटल पर रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल बेसिक सा हुआ। 2008 में इसको राष्ट्र नदी घोषित कर दिया गया। अब बाकी में हम लोग समझेंगे अब गंगा नदी तंत्र के बारे में। आइए समझना स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल आपके सामने ये मैप बना हुआ है, बहुत अच्छा, जिसको मैप पकड़ में आ गया बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मेरा फोकस है गंगा नदी पर, इसलिए आपको हम जानते ये रामगंगा, ये गोमती, ये फुलहर झील क्या है, ये शारदा, ये नेपाल में जो है, ये नेपाल में क्या क्या है, कैसे कैसे है, इसको जब पर्सनली इसको जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। आइए समझते हैं। पहली बात याद रखिए, यहाँ लिखा हुआ हिमानी। हिमानी में तो वही ग्लेशियर का बात कर रहा है ये। तो संतोपत ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर का नाम है, वहां से नदी निकलती है, उसका नाम होता है अलकनंदा नदी। उसी प्रकार याद किया एक अगला गंगोत्री होती है, हिमालय हिमानी हुई तो है, उसका नाम है गंगोत्री हिमानी। मतलब कि गंगोत्री हिमानी से भागीरथी और संतोपत हिमानी से अलकनंदा। जब ये दोनों नदी जब नीचे की तरफ बढ़ती है, नीचे की तरफ बढ़ती है, नीचे की तरफ बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, ये फाइनली दोनों आके मिल जाती है देव प्रयाग में। जब ये देव प्रयाग में मिल जाती है तो वहीं पर होता है गंगा का निर्माण। सीधी सी बात समझ लो, हमारे 2 नयन हैं, हमारे 2 आंख हैं, इधर से निकलती है अलकनंदा, इधर से निकलती है भागीरथी। जब आप रोते हैं तो आंसू निकलता जाकर मुंह के पास चले आता है, जब दोनों जाके संगम होता है गंगा नदी। पसंद मर गया। इसका मतलब याद क्या, अलकनंदा निकली और भागीरथी निकली, दोनों निकली आई देव प्रयाग में, यहाँ पर हो गया गंगा का निर्माण। लेकिन इस बीच में गंगा के साथ, अलकनंदा के साथ और भागीरथी के साथ कुछ हरकत हो जाता है। अभी आपको जस्ट बताएं कि अभी जानते क्या, इसकी स्पीड को फॉलो कम करने के लिए भगवान शिव जी ने अपने जटाओं में भर लिया। मतलब शिव जी भी खतरनाक नहीं है ना। अगर तीसरी आंखें खोलेंगे सबसे पहले गंगा नदी का ही प्रवाह, मतलब सबसे अधिक भारत में जो भी दुनिया में हो, तो गंगा मतलब पानी का ही अधिक प्रवाह होगा। इसका मतलब याद है क्या, कुछ कुछ नदी ऐसे हैं जो कि हमारे भारतवर्ष में प्रयाग का निर्माण करता है। आपको पता है कि 5 प्रयाग बड़ा फेमस है। जैसे कि अगर आप देख लीजिएगा, ये अलकनंदा है, अलकनंदा जा रही थी देव प्रयाग के पास और भागीरथी जा रही थी देव प्रयाग के पास, बढ़ रही थी गंगा नदी। अगर आप देखिएगा ना तो इधर से आती है धौली गंगा। आती कहाँ से छोड़ दीजिए, जब पढ़ेंगे धौली गंगा आराम से समझेंगे। भाई पर आप फोकस जल्दी गंगा नदी को निपटाना होगा। धौली गंगा जब आके अलकनंदा में मिल जाती है तो एक प्रयाग का निर्माण होता है, उसका नाम होता है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा जब अलकनंदा के साथ मिलती है तो बनती है विष्णु प्रयाग। उसी प्रकार जैसे उसके नीचे से नदी निकलती है, उसका नाम है नंदाकिनी। जब नंदाकिनी जब आती है अलकनंदा में तो बनती है नंद प्रयाग। मतलब थोड़ा थोड़ा इजी भी है याद करना। इसका मतलब ये समझ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है धौली गंगा, यहाँ लिखा हुआ है अलकनंदा, दोनों मिल गया विष्णु प्रयाग। आगे लिखा हुआ है नंदाकिनी आ रही है, अब मिल रही है फिर से अलकनंदा में मिल गया नंद प्रयाग। अगर आगे देखिएगा फिर से आ रही है पिंडार नदी। पिंडार नदी आके मिलती है अलकनंदा में, अब मिल जाती है, फिर हो जाती है कर प्रयाग। इसका मतलब 1 2 3 को प्रयाग हो गया। ये याद भी करेंगे हम लोग। पहली बात तो याद किया, पिंडार जो है, पिंडार क्या करती है, मिलती है आगे अलकनंदा में, ये हो गया कर्ण प्रयाग। तो मेरे साथ साथ एक बार लास्ट बार बोलेंगे आप लोग, धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो कौन प्रयाग, कौन प्रयाग। नंदाकिनी जब मिलती है अलकनंदा से क्या बनेगा, क्या होता है, पिंडार जब मिलती है कर्ण प्रयाग से क्या बनती है। आगे हम बात करते हैं और देख लीजिएगा, जैसे आगे बढ़ते हैं ना, इसी बीच में हमने बहुत बढ़िया सबको बता दिए हैं कि भैया केदारनाथ नाम सुने होंगे ना। याद के केदारनाथ के बगल से ही निकलती है मंदाकिनी। अब मंदाकिनी आके मिल जाती है अलकनंदा में ही। इसका मतलब अलकनंदा में आके मिल गई ना तो बन जाती है रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग, कौन प्रयाग। इसका मतलब मंदाकिनी आके मिली किसमें, अलकनंदा में, बन गया रुद्र प्रयाग। इसका मतलब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया। निचलका को पहले ही ऐसे 5, तो ऐसे ऐसे 5 प्रयाग। आपको मिलान चिन्ह में करके पूछ लिया जाएगा कि क्या ये निम्न से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। इसका मतलब धौली गंगा सबको अच्छे से तरीके से घर जाके अगर रिवाइज मार लीजिएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब चलिए हम लोग का जो फोकस है गंगा नदी, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है देव प्रयाग में जैसे गंगा नदी बनती है, ये आगे प्रोसेस बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और ये नीचे उतर जाती है। पहली बात, अब ये जितना फोटो देख रहे हैं, पूरे के पूरे फोटो, ये जो फोटो है ना, पहाड़ी के क्षेत्र में हो रहा है। उत्तराखंड के ऊपर जो इलाके होते हैं, ऊपर वाले क्षेत्र में होता है। इसका मतलब याद है, ये जो पूरे के पूरे क्षेत्र में हो रहा है ना, तो ये हो रहा है उत्तराखंड, इसलिए पहला राज्य हो गया उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में बड़ा प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है हरिद्वार। गंगा सबसे पहले हरिद्वार में समतल स्थान पर आती है, मैदानी भाग में। इसके पहले गंगा पहाड़ों पे ही थी। सबसे पहले गंगा नदी हरिद्वार में ही आती है, समतल स्थान मतलब मैदानी भाग में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है। अब यहाँ से क्वेश्चन बरसेगा धीरे धीरे।
मतलब पहली बार गंगा नदी मैदान में उतरती है हरिद्वार में, इसके पहले पहाड़ों पर रहती है। आगे जब बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो पहुंच जाती है कन्नौज के पास। जब ये कन्नौज के पास पहुंचती है तो उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, लोकेशन पूरा ट्रेस नहीं करना है अभी फिलहाल। यहाँ से नदी निकलती है, उसका नाम है रामगंगा। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा इम्तिहान स्टार्ट होगा। गंगा नदी का फिलहाल इधर जा रही है, तो इसके तरफ से मतलब ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। इसका मतलब से क्वेश्चन पूछे कि गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली नदी का नाम और गंगा नदी में दाएं तरफ से मिलने नदी का नाम। अगर आप और बड़े हायर एग्जाम देंगे तो गोकर्म से भी पूछ लेगा। इसमें हम 3-4 गोकर्म क्या किए हैं नहीं लिखे, जो फेमस नदी है वही लिखे, जो सरयू गायब है, इससे बहुत सारी नदी से भी गायब है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अभी इसी को पढ़ना है। तो याद रखिएगा, तो गंगा नदी में सबसे पहले बाएं तरफ से और सबसे पहली सहायक नदी का नाम क्या है? रामगंगा। ये सबसे अच्छी से याद रखिएगा। कहानी आगे बढ़ते रहती है, पहुंच जाती है इलाहाबाद। जब गंगा नदी जब इलाहाबाद पहुंच जाती है तो बहुत बड़ा अच्छा ये चीज की कि गंगा की सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाला, आपको बताए थे कि सहायक नदी उसको कहा जाता है कि उसके फूलों में और तेज ला दे। इसका मतलब याद किया, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, उसका नाम है बंदरपूछ। बंदरपूछ ये समझ गए, हिमालय से एक नदी निकलती है, उसका नाम है यमुना नदी। यमुना जब निकलती है ना तो सीधे हड़ाक से ना क्या करते, सीधे आके जाती है कहाँ? प्रयागराज में। ये आ जाती है प्रयागराज में। इसका मतलब देख लीजिएगा, अच्छी बहुत दूर से आ रही है, ऐसी लोकेशन ही देख रहे हैं। तो इसलिए गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? यमुना। इस बात को याद रखिएगा। इसका मतलब याद क्या, ये जो आके मिलती है ना, यही मिलती है इलाहाबाद में, जहाँ कि आप लोग सुने होंगे कि संगम होता है, 3 नदी का संगम होता है। गंगा तो आ ही रही है, गंगा के बाद कौन सी आ रही है? यमुना आ रही है। और याद क्या, देखो यहीं पर हमारी नदी है, बड़ा प्रसिद्ध नदी है, उसका नाम है सरस्वती नदी, जो कि विलुप्त हो चुकी है, जो भूमिगत हो चुकी है, ना समझे। अब सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है, लेकिन 3 नदी का संगम अभी भी कहा जाता है इलाहाबाद में। जब कभी जाएंगे तो एक तरफ से आती है, इधर से आती है, जब 3 नदी का संगम आके मिल जाती है। इनको बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, ना समझे, बिल्कुल पानी भले मिल के वो अलग हो गया है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अब भावी सरस्वती नदी जो है ना बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, ना समझे। इसे थोड़ा सा आप लोग पुण्य वाला काम करें, पाप करते, लेकिन इसी बार विद्या खत्म होती जाएगी, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। तो प्रयागराज में आके इलाहाबाद में नदी पहुंच चुकी है। अब यहाँ से गाड़ी धीरे धीरे और खुलेगी और खुलेगी और खुलेगी, यहाँ पहुंच जाएगी भैया गाजीपुर, है ना। ये पहुंच जाएगी गाजीपुर, और गाजीपुर में आती है कौन सी नदी? गोमती नदी। ये तो गजब का नदी है, गजब का क्वेश्चन। पहली बात याद है कि अभी तक में गंगा नदी में जो भी नदी मिल भी रही थी ना, वो सारी नदी किसी न किसी पहाड़ों के क्षेत्र से आ रही थी। गोमती एकलौता ऐसा नदी है, गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो कि क्या करती है, सबसे पहले मैदानी वाली भागों से आती है। तो सबसे पहले मैदानी वाले भाग से आने वाली नदी जो सहायक नदी होती है वो गोमती होती है, जो कि फुलहर झील से निकलती है। इसका मतलब याद किया, फुलहर झील से एक समतल का स्थान है, वहीं से निकलती है गोमती, जो कि अच्छे से है। अब बहुत बढ़िया से आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ जो है ना भैया, गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। इसका मतलब याद किया, गोमती हो गया, फुलहर झील हो गया, ये यहीं से निकलती है और मिल जाती है गाजीपुर में। याद किया, फाइनली जानते क्या करता है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी धीरे धीरे आकर हमारा जो बक्सर का जो इलाका होता है, बक्सर का जो इलाका होता है ना, बक्सर का, है ना, बक्सर के पास आके हमने क्या करने लगता, टच करने लगता है, मतलब खत्म होने लगती है। उसी प्रकार याद किया, गंगा नदी अब प्रवेश करेगी बिहार में। पहली बात याद कि बिहार में जब प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है बक्सर के चौसा नाम के स्थान पर। और आप बहुत बढ़िया याद किए होंगे, बक्सर का कोई युद्ध हुआ था 1764 में, ऐसा हुआ था, हेक्टर मुंडरो आए थे उधर से। उसी प्रकार याद किया, बक्सर में आके धीरे धीरे प्रवेश करने लगती है। ये आ गई छपरा। छपरा में वो सहायक नदी और आ जाती है, जैसे क्या करती है, जो कि संयुक्त रूप से 2 धारा बनाती है। ये शारदा है, ये घाघरा है। तो शारदा और घाघरा जब दोनों संयुक्त रूप से जाकर मिल जाती है ना, तो मूल रूप से क्या हो जाता है, ये घाघरा बन जाती है, अब मिल जाती है आके छपरा में। कहानी धीरे धीरे बढ़ते रहता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। ये नदी पहुंच जाती है हमारी पटना। पहली बात तो याद कि बिहार में जो गंगा नदी है ना, बिहार में, ऐसे आप पहले भारत में 5 राज्यों से, अब आपको बता देते हैं, बिहार में 12 राज्य से क्या करते हैं, गंगा नदी गुजरती है, सॉरी 12 जिला से।
12 जिला से क्या करती है, गुजरती है ना। हो सके आपके जब बीपीएससी का परीक्षा दीजिएगा तो उसमें 12 जिला का किसी में निम्न में से करके नाम लिखा हो, है ना। ये आपको अच्छे से याद रखिएगा, आपको 12 जिला का भी नाम भी बताया जाएगा। आगे पर ध्यान दीजिएगा। ये नदी पहुंचती है पटना, पटना के समीप पड़ती है दानापुर। दानापुर में क्या होती है, गजब का नदी है, नाम है सोन नदी। इसके पहले कुछ और हरकत कर चुके हम लोग इधर, लेकिन याद क्या, यहाँ पे एक पहाड़ी है, उसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। अभी उसको छोड़ देना है, अभी हमको समझना है सोन नदी के बारे में। याद रखिए, सोन नदी आके सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित होता है, तो उत्तर की तरफ बहने वाली नदी का भी नाम भी है सोन नदी। ये बात को याद रखिएगा। इसका मतलब उत्तर दिशा से आती है और पटना के समीप आके मिल जाती है। इसलिए गंगा और सोन नदी के संगम पर शहर बसा हुआ ही पटना है, जिसे उदयन ने बसाया था। इस बात को अच्छे से, पाटलिपुत्र इसका नाम रखा था, अभी वर्तमान में इसको हम लोग पटना कहते हैं। ये बिहार की राजधानी है। उसी प्रकार याद रखिएगा, ये बात को अच्छे से याद रखिएगा। इसका मतलब पटना क्या हो गया, इसका एक प्रकार का बड़ा शहर हो गया। अब बहुत बार याद करते होंगे कि कौन कौन सा शहर जो है ना किस किस नदी किनारे स्थित है, बहुत याद करते हैं। जैसे अभी हाल में पूछा गया था कि डिब्रूगढ़ जो है ना, वो जो है ना किस नदी किनारे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है ना, समझे। बहुत बार पूछे, जैसे जमशेदपुर का पूछता है, जैसे कि और किसी किसी का पूछता है ना, तो उसको देख अयोध्या का बहुत बार पूछा हुआ है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, ये पटना के पास आती है। अब पटना के पास क्या करते 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 पहुंच जाती है सोनपुर। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं पर लगता है, बड़ा फेमस भी है यहाँ पर ना, कभी जाइए घूमने के लिए, है ना। ये सोनपुर में आके मिलती है गंडक नदी, ये मिलती है गंडक नदी, ऐसे करके आती है या इसमें आके मिल जाती है सोनपुर में। उसी प्रकार याद के जैसे सोनपुर को प्रवेश करता है ना, तो इसी बीच में घुस जाता है लखीसराय का कुछ का इलाका, है ना। जैसे लखीसराय बेगूसराय होते हुए आगे बढ़ेगा ना, ये क्या करेगा, ये पहुंच जाता है फाइनली भागलपुर। इसी बीच में पहुंच जाता है ये भागलपुर। जब ये भागलपुर पहुंच जाती है तो भागलपुर में पहली बात याद रखिए, भागलपुर में बड़ा प्रसिद्ध जगह है, उसका नाम है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज में गंगा क्या हो जाती है, हल्का फुल्का उत्तर दिशा में बहने लगती है। अब भोले बाबा को, शिव जी को उत्तरायणी गंगा बहुत पसंद है ना। इसलिए हर जो लोग अगर कहीं भी इंडिया में कहीं दक्षिण भारत से भी आ रहे हैं, उत्तर भारत से आ रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि सुल्तानगंज से ही जल उठाया जाए और बाबा के शिव जी के सर पर चढ़ाया जाए। इसलिए यही लोक कथाओं में कहा जाता है कि कुछ ही तीर ही सही, लेकिन सुल्तान में क्या होती है, उत्तर दिशा में यह बहती है। ये बहते बहती सुल्तानगंज के पास आती है और अच्छी खासी चौड़ी भी हो जाती है। उसके बाद ये फाइनली भागलपुर के शहर जो आप जहाँ पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल फाइनली यहाँ है। इसका मतलब याद क्या, इसी कथा में 2 बातें और कही जाती है। एक सुल्तानगंज भी हो गया, एक और शहर है उसका नाम है वाराणसी, एक और शहर है उसका नाम है हरिद्वार। मतलब याद क्या, ये तीनों नदी गंगा के बारे में सबसे बड़ा प्रसिद्ध है। इसलिए कभी देखते हैं, कहा जाता है कि भैया कि बनारस के घाटों पर जो गंगा का जो सुगम का जो आवाज मिलता है ना, वो गजब का मिलता है ना, समझे। स्वच्छ गंगा के बारे में जो अभियान चलती है, बड़ा गजब वाराणसी में देखने को मिलती है ना, समझे। गंगा पटना में भी हर हमेशा मतलब शनिवार को, रविवार को हर दिन गंगा की आरती की जाती है ना। ये बात भी है ना कि आप देखते हैं ना कि हम लोग के कथाओं में, सनातन धर्म के कथाओं में यही है कि भैया जो अंतिम मोक्ष की प्राप्ति है, उसके जो सब के जो अब मतलब राख होते हैं, उसके जो अंतिम जो जल दिया जाता है वो गंगा नदी में दिया जाता है, जो कि पुण्य का भी होता है। उसकी अंतिम इच्छा भी यही होती है कि हम गंगा नदी में जाके समा जाए। ऐसे समाएगा तो सब हुई, लेकिन याद रखिए किसी किसी को ये चीज नहीं मिल पाता है, तो समझे। तो उसी प्रकार याद रखिए, तो ये जो हमारा गंगा नदी है ना, गंगा नदी हमारी है ना, ये सुल्तानगंज, वाराणसी, हरिद्वार तीनों को कुछ प्रसिद्ध है। कभी आप जाइएगा वाराणसी में, बड़ा सुकून मिलेगा। यहाँ भी सुल्तानगंज तो भी हल्का फुल्का डेवलप होना अब स्टार्ट हुआ है ना, समझे। लेकिन अच्छा खासा डेवलप हो गया। देवघर का सबसे बड़ा मेला जो सुल्तानगंज का जो सावन का लगता है, पूरी बिजली 24 घंटा हर चीज सुविधा दी जाती है सुल्तानगंज में। वाराणसी है, हरिद्वार इसीलिए फेमस है, गंगा नदी यहाँ पर आती है, पहली बार धरती पर आती है और खतरनाक पूजा, मतलब एक प्रकार का सब रंग से भव्य रंग से जो धार्मिक कथाओं कहता है, उसी रूप से इसका पूजा होती है। इसलिए गंगा में सबसे बड़ा प्रसिद्ध ये तीनों चीज है। इसका मतलब तीनों चीज आपको ये हो गया होगा, तीनों ये क्या है, तीनों गंगा नदी के संगम पर बसा शहर है। उसी प्रकार जैसे भागलपुर के पास आती है, तो भागलपुर के पास आते आते ये भागलपुर में आके हल्का फल्का खत्म होने लगती है। अब फाइनली देखिएगा, जानते कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाए गंगा नदी आके खत्म कहाँ हो जाती है, तो कुर्सेला या कटिहार का ऑप्शन में नहीं रहता है। कटिहार जो है ना, ये गंगा नदी पर बसा ही वो भी शहर है, अपना जिला मतलब जिला है।
पहली बात याद रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में कुर्सेला या कटिहार नहीं रहेगा तो आपको भागलपुर ही मारना होगा। बहुत बार ऐसा हुआ, इसलिए इसका मतलब याद हम ये कहना चाहते हैं कि भागलपुर से जैसे आप आगे टपिएगा तो जस्ट आपको मिलेगा कुर्सेला। अब कुर्सेला में बिहार की शोक कहे जाने वाली नदी का नाम क्या है? कोसी नदी। गजब है, मतलब इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। मतलब अगर जब इधर चलेगी ना तो इधर चलने लगेगी, मतलब कौन दिशा में चलेगी, कैसे चलेगी, कहना बहुत मुश्किल है। मतलब हर हमेशा अपनी दिशा को क्या करती है? चेंज करते रहती है। और जो अपने हर हमेशा दिशा को बदलते रहता है ना, लोगों को ठीक है, उसको ये लगता है चलो दिशा इस दिशा में जा रही है, हम लोग का आशियाना ठीक है, लेकिन किसका आशियाना कहाँ से गुजर जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। ना समझे? उसको भी शौक था मेरा आशियाना बिगाड़ने का, और हमको भी जिद पड़ी थी मेरा आशियाना बनाने का, है ना। इसलिए याद रखिएगा कि गंगा नदी जो है ना, बड़ा खतरनाक गंगा, जो बिहार में कम से कम जो देखते हैं कि उफान जो और जो बाढ़ का जो सिलसिला जो चलता है, कोसी का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए बिहार का जो एक प्रकार का जो शोक नदी है वो कोसी नदी को ही कहा जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। ये कुर्सेला में फाइनली आती है, ये कुर्सेला में आकर नदी खत्म हो जाती है। ये अब फाइनली घुस जाती है कहाँ? झारखंड में। झारखंड में जगह है जिसका नाम है साहेबगंज, और ये साहेबगंज में आके थोड़ा सा टच कर लेती है, थोड़ा ही टच करती है, ज्यादा इसको टच नहीं करती है। आपको बता दें कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बहुत बार पूछा गया है। अब भारत में सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी का दर्जा भी प्राप्त है इसको। ये बात को अच्छे से याद रखिएगा। जब ये आती है साहेबगंज में तो क्या करती है? टच करते हुए गुजर जाती है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। जिस प्रकार आपके क्वेश्चन में सबसे पहला फेमस रामगंगा फेमस था, क्योंकि पहली सहायक नदी थी, ये मैदानी भाग से निकलने वाली थी। उसके बाद याद रखिएगा लास्ट जब आएंगे ना, ये है महानदी। आपने नाम सुना होगा दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानंदा, है ना, और आके मिल जाती है गंगा में। इसलिए गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी हो गई, है ना। इसका मतलब गंगा की पहली सहायक नदी का नाम हो गया रामगंगा, और दूसरा का जो हो गया वो कौन सी हो गया? महानंदा। ये दोनों फेमस नदी हो गया। इस बात को याद रखिएगा। जैसे यहां से प्रवेश करती है कहां? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, ये धारा बढ़ जाती है। एक धारा सीधे गिर जाती है भैया बांग्लादेश के होते होते नीचे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो जो शाखाएं होती है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बहुत बढ़िया से पिछले क्लास में बता दिए हैं कि ऊपरे ऊपर कौन है नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्र नदी नहीं आ रही है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जानते क्या करती है? ऐसे करके आती है, ऐसे करके आती है, और दोनों की धारा संयुक्त रूप से मिल जाती है। तब ना पद्मा, जैसे जमुना, तब ना बनता मेघना। इसका मतलब याद रखिएगा, जब ये धाराएं फाइनली जब यहाँ लौट के आती है, जब ये लौट के आती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी होती है। आपको पिछले ये क्लास में बताया गया था कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर एक डेल्टा का निर्माण होती है। उसको क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा, जो सबसे बड़ा डेल्टा है ना। अपनी जितने सारी गाद होते हैं ना, वो क्या करते हैं? यही शाखाओं पे छोड़ देते हैं, जो कि पक्षीपात डेल्टा का निर्माण होता है। इसका मतलब याद क्या? इसका मतलब पद्मा नदी यहाँ पर आई तो धारा चल गई। एक नदी आ जाती है हुगली। जब अब कभी आप जाते होंगे हावड़ा स्टेशन तो बगल में नदी बहती है, वो हुगली, हावड़ा ब्रिज के नीचे जो है, वो भी शाखाएं हैं गंगा नदी की, है ना। उसी प्रकार याद की यह हुगली आ जाती है, और हुगली जब हम प्रवेश करने लगती है कलकत्ता शहर, आपको देख पता है ना। उसी प्रकार याद किया हुगली में को आ जाती है झारखंड की तरफ से, छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है, उसका नाम है दामोदर नदी, जिसको कि उसका ये क्या बोलते हैं? स्वर्णरेखा नदी कह सकते हैं, छोटा नागपुर का पठार कह सकते हैं, वहां से निकलती है। यह है दामोदर नदी, आगे मिल जाती है हुगली में ही। इसका मतलब पानी जो फ्लो देखते हैं ना हमेशा भरा रहता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी सहायक नदी है। इसका मतलब याद कि फाइनली आके गंगा नदी बांग्लादेश में गिरते गिरते ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहाँ पर गंगा नदी समा जाती है। जहां से निकलती है आपको पता है इसको उद्गम कहते हैं, और जहां जाके गिरती है उसको मुहाना कहते हैं। आप बहुत बढ़िया से पढ़े थे कि गौर आकार की घाटी क्या थी, यू आकार की घाटी क्या थी, साथ साथ में अगर आप पढ़े मीनांडर क्या था, है ना। इसका मतलब याद किया गंगा नदी के बारे में जो फाइनली जो आप पढ़े ना, ये टोटल अच्छा क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब याद रखिए, अगर आप ये सब सारी सहायक नदी को अच्छे से याद करके जाइए, आपको बताएंगे हम ये कौन सी सहायक नदी है, बाएं तरफ से मिलती है, दाएं तरफ से मिलती है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। अब फाइनली लास्ट की लाइन यही है कि यमुनोत्री, जो कि बंदरपुर हिमालय से निकलती यमुना नदी, इसकी कुछ सहायक नदी है, जो कि इंदौर के चंबल से, इंदौर से निकलती है कौन सी नदी? चंबल नदी। तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, और केन हो गया। केन निकलती है कैमूर की पहाड़ी से,
उसी प्रकार बेतवा निकलती है विंध्याचल की पहाड़ी से। उसी प्रकार चंबल जो है ना, ये इंदौर के बगल को इलाका जो है यहाँ से टच करती है। तो फाइनली जो आप देख रहे हैं